कल्पना कीजिए, आप तमिलनाडु के एक छात्र हैं जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन सभी प्रतियोगी परीक्षाएं केवल अंग्रेजी या हिंदी में होती हैं। घर पर तमिल बोलते हैं, आपके माता पिता ने तमिल में पढ़ाई की, लेकिन अब आपको मुकाबला करने के लिए दूसरी भाषा सीखनी पड़ेगी। क्या यह उचित है? यह केवल एक विचार नहीं है, बल्कि तमिलनाडु और अन्य गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लाखों लोगों की हकीकत है। तमिलनाडु ने लगभग एक सदी से हिंदी थोपने के खिलाफ कड़ा विरोध किया है। पर क्यों? क्या यह सत्ता का मुद्दा है, भाषा का, संस्कृति का या पहचान का? आज हम इस जटिल राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्ष की गहराई में उतरेंगे। हिंदी थोपने के खिलाफ लड़ाई। भारत भाषाओं का देश है। यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं, 121 प्रमुख भाषाएं और 19,500 से अधिक बोलियां हैं। संविधान के अनुसार हर राज्य को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की स्वतंत्रता है। फिर भी हिंदी को भारत की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की बहस कभी खत्म नहीं हुई। क्या भारत को एक भाषा से जोड़ना चाहिए या अपनी सांस्कृतिक अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज को अपनाना चाहिए? यही सवाल इस बहस को आगे बढ़ाता है। लगभग 44% भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि 56% भारतीयों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। लाखों लोग तमिल, बंगाली, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ बोलते हैं, लेकिन हिंदी नहीं। हिंदी थोपने का पहला बड़ा विरोध 1937 में हुआ, यानी स्वतंत्रता से पहले, जब मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री सीरीकी राजगोपालाचारी ने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने की कोशिश की तो तमिलनाडु में आक्रोश फैल गया। द्रविड़न आंदोलन के नेता पेरियार ईवी रामासामी ने इसे तमिल पहचान पर हमला बताया। इस विरोध में 1198 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और 2 लोगों की मौत हुई। 3 साल तक चले विरोध के बाद 1940 में ब्रिटिश सरकार को यह नीति वापस लेनी पड़ी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। लोगों ने हिंदी को शिक्षा सुधार नहीं, बल्कि तमिल संस्कृति को मिटाने का प्रयास समझा। और स्वतंत्रता के बाद यह लड़ाई और तेज हो गई। स्वतंत्रता के बाद सरकार को एक आधिकारिक भाषा तय करनी थी। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी, लेकिन यह बहुसंख्यक भाषा नहीं थी। अंग्रेजी प्रशासन और शिक्षा में व्यापक रूप से उपयोग होती थी, लेकिन उसे औपनिवेशिक भाषा माना जाता था। 1963 में आधिकारिक भाषा अधिनियम, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास किया गया, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी को सह आधिकारिक भाषा बनाया गया। योजना यह थी कि 1965 तक अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा और हिंदी मुख्य भाषा बन जाएगी। लेकिन गैर हिंदी राज्यों, खासकर तमिलनाडु को यह विश्वासघात लगा। 1965 में जब अंग्रेजी हटाने की समय सीमा करीब आई, तमिलनाडु में भारी प्रदर्शन हुए। लोगों को नौकरी की संभावनाएं खत्म होने, सरकारी परीक्षाओं में भेदभाव और हिंदी सीखने की मजबूरी का डर सताने लगा। इन दंगों में 70 से अधिक लोग मारे गए, हजारों लोग गिरफ्तार हुए। हिंसा इतनी बढ़ गई कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कदम पीछे खींचने पड़े और अंग्रेजी को जारी रखना पड़ा। इस संघर्ष का असर हुआ। अंग्रेजी बची रही, लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। भारत सरकार की 2020 की नई शिक्षा नीति NEP 3 भाषा फॉर्मूले को बढ़ावा देती है। तमिलनाडु को यह फिर हिंदी थोपने की कोशिश लगी। जब तमिलनाडु ने NEP को लागू करने से इनकार कर दिया, तो केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण शिक्षा निधि रोक ली। राज्य सरकार ने इसे भाषा भेदभाव बताया। भारत ही एकमात्र देश नहीं है जिसे भाषाई विविधता को संभालना है। आइए देखें कि अन्य देश इसे कैसे प्रबंधित करते हैं। स्विट्जरलैंड में 4 आधिकारिक भाषाएं हैं और क्षेत्रीय आज़ादी दी गई है। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों पढ़ाई जाती हैं, जिससे सबको समान अवसर मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में 11 आधिकारिक भाषाएं हैं और सरकारी काम में अनुवाद तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो फिर भारत अभी भी संघर्ष क्यों कर रहा है? क्या यह संघर्ष भाषा को लेकर है या सत्ता के नियंत्रण को लेकर? हिंदी भाषी सरकारें एक भाषा से एकता की बात करती हैं, जबकि गैर हिंदी राज्य अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने से डरते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत अपनी विचारों में चमकता है। सभी भारतीयों को उनकी मातृभाषा की परवाह किए बिना समान अवसर देना शायद सही समाधान हो, बजाय किसी एक भाषा को थोपना।